दोस्तों 307 आईपीसी जिसको आप हाफ मर्डर बोलते हो, हालांकि हाफ मर्डर जैसा कोई भी शब्द या कोई भी ऐसी कोई डेफिनेशन पूरे आईपीसी में कहीं है नहीं। इसको अटेम्प्ट टू मर्डर ही बोलते हैं। 307 आईपीसी होना, 302 आईपीसी होना, साथ में 326 कब लग जाती है और 323 से कब आप आसानी से निकल जाते हैं। 307 एक ऐसा आईपीसी का सेक्शन है जिसके अंदर की काफी कुछ समझने के लिए चीजें हैं, क्योंकि इसमें जरूरी नहीं, जैसे कि आप 326 में देखते हो कि जहां पर किसी को बहुत मारा पीटा गया, 20 दिन से ज्यादा वो व्यक्ति उठ नहीं सकता, किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट है या घर पर ही बेडेड है, यहां पर तो किसी को मारा, पर यहां 307 में सिर्फ किसी को अटेम्प्ट ही कर दिया पर वो आदमी बच गया, उसे चोट नहीं लगी। ऐसे में भी 307 के तहत मुकदमा दर्ज हो जाता है और मामला उम्र कैद तक का है और उम्र कैद से फांसी तक जा सकता है। हमसे एक हमारे व्यूअर ने पूछा था कि सर इसमें तो सिर्फ लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट का ही प्रावधान है, मतलब सिर्फ उम्र कैद का प्रावधान है, तो इसमें डेथ का प्रावधान कैसे बन गया? उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। 307 में काफी सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जहां पर कि 307 नहीं लगता पर फिर भी 307 लगा दिया जाता है। और कब 307 ही लगेगा, क्योंकि सिर्फ प्लानिंग करना, सिर्फ प्रिपरेशन कर लेने से 307 नहीं लग जाता, उसके ऊपर एक्ट भी करना पड़ता है। 307 के बारे में आज आपके लगभग सभी डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा अपनी सिर्फ एक इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए 307 जिसको आप बोलते हैं अटेम्प्ट टू मर्डर और कुछ लोग इसको हाफ मर्डर भी बोलते हैं, ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों 307 को समझने से पहले तो आप जो किताब बोलती है, किताबी लैंग्वेज क्या है 307 की, जिसमें लिखा है अटेम्प्ट टू मर्डर। हाफ मर्डर जैसा वर्ड कहीं किसी किताब में लिखा नहीं है, इसे अटेम्प्ट टू मर्डर ही बोलते हैं, जिसके अंदर की वो एक्ट होने से वो सामने वाला कोई भी व्यक्ति मर सकता था। कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा एक्ट करता है इंटेंशनली, जानबूझकर, जिससे कि ऐसे सर्कमस्टांस बनेंगे और सामने वाले की डेथ कारित हो सकती है, वो आदमी मर सकता है, ऐसे व्यक्ति को इम्प्रिजनमेंट मतलब उम्र कैद तक की सजा मिल सकती है। यही बोलती है हमारी किताब। अब बात आती है कि 307 को और अच्छे से हम कैसे समझें। दोस्तों 307 को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको इंटेंशन को क्लियर करना पड़ेगा। इंटेंशन होना चाहिए कि सामने वाला किसी को मारना चाहता है, मतलब सामने वाले ने कोई भी एक ऐसी घटना कर दी जिससे कि सामने वाला मर सकता था। मान लो एक व्यक्ति ने किसी की तरफ गोली चलाई मारने के लिए और एकदम से उसको पता चला, उसको दिखा तो वहां से वो हट गया, तो गोली उसको नहीं लगी, पर लगती तो वो मर जाता। तो यहां पर अभी उसको चोट तो लगी नहीं। जैसा 326 में पढ़ते हो, किसी का हाथ पांव तोड़ दिए ढंग से, किसी की गर्दन वर्दन तोड़ दी, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, 326 लग गई, पर यहां तो उसकी खरोच भी नहीं आई। तो क्या यहां पर 307 लगेगी? हाँ जी 307 यहां बिल्कुल लगेगी, क्योंकि अटेम्प्ट होना चाहिए। अब मान लीजिए कोई किसी को मारने के लिए कट्टा खरीद के लिए आया, अभी उसने मारा नहीं है, उसको पता चले कि मुझे मारने के लिए आ सकता है वो, और जो कंप्लेंट लिखवा दी कि 307 लगा दे इसके ऊपर, ये तो मुझे मार सकता है और हो सकता है कि मेरी उससे मृत्यु कारित हो जाए, मैं मर जाऊं, तो ऐसे में 307 नहीं लगेगी दोस्तों। उसके लिए पहले अटेम्प्ट होना चाहिए। कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी चीज करने के लिए अगर पुलिस वाला भी आपके ऊपर 307 लगाता है तो उसे कुछ चीजों को क्लियर करना पड़ेगा। सबसे पहले कि जो सामने वाले को चोट लगी जिससे वो मर सकता था, वो इंटेंशनली की गई वो हरकत 307 में आती है, कि इंटेंशनली उसने मारने की कोशिश की, बस वो बच गया फॉर्चुनेटली, वरना तो वो मर जाता। पहली बात। दूसरी बात ये कि पॉसिबिलिटीज काफी हाई थी कि वो मर सकता था या फिर उसको वो चोट लग सकती थी जो सामने वाले ने उसको मारने की कोशिश की। या फिर एक और बात होनी चाहिए कि बियॉन्ड ऑफ रीजनेबल डाउट, कि कोई डाउट ही नहीं है कि वो इंसान इसको मारने ही आया था, उसने मारने के लिए ही उसके ऊपर वार किया, तेज की मतलब फरसे से तेज की वार किया और काटते हुए गर्दन थोड़ी सी कटी, थोड़ी सी और ग्रीवियस हट होती तो बंदी गर्दन ही कट जाती, वो मर जाता। ये भी आएगा। साथ में अटेम्प्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई अटेम्प्ट तो हुआ ही नहीं और उसके ऊपर 307 उठा के लगा दी जाए कि हाँ जी अटेम्प्ट टू मर्डर है। अटेम्प्ट होना चाहिए, सोचने से कोई अपराध नहीं होता, यहाँ पे अटेम्प्ट होना चाहिए तो ही 307 लगेगा। अब दोस्तों एक बात बहुत जरा सामने आती है, आप अगर कोई भी नए वकील साहब है, अभी लॉ स्टूडेंट है, या आपने केस को लड़ना अभी शुरू किया है, जैसे हम लोग जब केस लड़ते हैं तो 307 में बहुत ज्यादा एक अजीब तरह की चीजें हमारे सामने खड़ी होती हैं। जैसे कि 302 में क्या होता है कि सामने वाला व्यक्ति मर चुका है तो वो अपनी गवाही देने आएगा नहीं, पर 307 में वो व्यक्ति सामने ही खड़ा है, या तो वो बच गया, फॉर्चुनेटली अच्छी बात है वो बच गया, और या फिर वो मरते मरते मतलब ये समझ लो कि अगर लगती वो चीज तो वो मर ही गया था। ऐसे मामलों में खुद अपनी गवाही देने के लिए वो सामने खड़ा है
और ज्यादा प्रॉब्लम कहां होती है, जब वहां पर जो वेपन होता है जिससे कि मारने का प्रयास किया गया या मारा गया वो बरामद हो गया हो, और साथ में ही गवाही जो हो रही है एमएलसी के रिलेट की जाती है, एमएलसी को देखा जाता है, तो ऐसी चीजों में सामने और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। मेरा मानना है जितने भी क्रिमिनल केसेस लड़ते हैं वकील साहब, जैसे हम लोग से क्रिमिनल केसेस ही लड़ते हैं, हम सिविल को नहीं देखते, तो क्रिमिनल केसेस को लड़ने के लिए 302 से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस माना जाता है 307 को। हालांकि 307 में बेल थोड़ा पहले हो जाती है, बट फिर भी 307 को लड़ना थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, थोड़ा सा चुनौती भरा होता है, क्योंकि 326 में जहां पर ग्रीवियस हर्ट हुई, ग्रीवियस हर्ट कहां पर है, 320 आईपीसी को पढ़ लेना, जिसमें कि 324, 325, 326 को आपको पढ़ना चाहिए। 323 तो यह स्टैंड ही नहीं करता कि थाने से आपकी बेल हो जाती है। 307 सीरियस नेचर का अपराध होता है, बहुत सीरियस इसको माना जाता है। जिसको चोट लगी, जो मर सकता था, वो सामने खड़ा है, अब उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कैसे आप अपने क्लाइंट को निकालोगे, पूरी तरीके से बरी करवाओगे, वो बहुत मुश्किल चैलेंजिंग चीज होती है। और ऐसे ही केस को ले लेना, फाइट करना शुरू कर देना, सामने वाले की जिंदगी दांव पर लगाई जा सकती है अगर सामने वाले वकील साहब ने पहले इस तरह के मुकदमे ना लड़े हों या ऐसे मामलों में पहले अच्छे से अपनी तैयारी ना की हो। हालांकि 307 जैसे सीरियस मामलों में भी ऐसा देखा गया है कि कई मामलों में एफआईआर क्वैश हो जाती है हाईकोर्ट जाने के बाद। वहां देखा जाता है दोनों पार्टीज क्या बोलना चाहती हैं, जो पहले वाली पार्टी थी उसको कितनी चोट आई, कैसे चोट आई, या वो बच गया तो सरकमस्टांसेस क्या थे, ये सब देखे जाते हैं। पर फिर भी एफआईआर को क्वैश कराया जा सकता है। जरूरी नहीं कि आप 8-10 साल 5 साल तक केस लड़े ही, इसको भी आप क्वैश करा सकते हैं। डिपेंड करता है आपके वकील साहब किस तरह से उस केस को कोर्ट में प्रेजेंट कर रहे हैं। दोस्तों 307 आईपीसी के मामले में चोट से ज्यादा आपको इरादा देखना चाहिए। इंटेंशन क्या थी, इरादा देखा जाता है। मान लो किसी सामने वाले को चोट मारी गई, अब इरादा चोट मारने का ही था या नहीं, या क्या उसका इरादा था, ये सब देखा जाता है। बहुत जरूरी होती है चीज देखनी। अगर ये चीजें आप नहीं देखोगे, केस को जाके ऐसे ही आप प्रेजेंट करोगे, तो केस को हार सकते हो, सामने वाले को सजा हो सकती है। इंटेंशन को दिखाना पड़ता है, उसकी इंटेंशन क्या थी जिसने ये अपराध कारित किया। अब मान लो 307 के तहत, 307 आईपीसी के तहत आप पर मुकदमा दर्ज हो गया, तो ये जो लाइफ इंप्रिजनमेंट है डेथ में कब कन्वर्ट हो जाएगा वो समझिए। पहले आप इसमें 3 तरह के मेजरली जो प्रावधान बताए गए हैं सजा के लिए, उन तीनों को आप समझिए। सबसे पहले आता है 10 साल तक की सजा या फिर फाइन। ये कब होगा कि मान लीजिए किसी को मारने की कोशिश तो की बट खरोच तक उसको नहीं आई, जैसे कि गोली चलाई, मतलब गोली भी ऐसा नहीं कि उसी को चलाई, बल्कि गोली चलाई बस वो बच गया, पर वहां पे आपने दिखाया कि इरादा नहीं था, तो ऐसे मामलों में 10 साल प्लस फाइन तक के मामलों में छोड़ा जा सकता है। और कब हो जाएगा 10 साल तक का, और लाइफ इंप्रिजनमेंट कब तक मिलेगी इसमें। मान लीजिए किसी व्यक्ति को मारा गया और इंटेंशन थी मारने की, उसको चोट आ गई है, जहां चोट आ गई तो वहां पर 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। अगर चोट आ गई है, चोट नहीं आई है, तो 10 साल से लेकर फाइन तक का प्रावधान है। अब कब डेथ में कन्वर्ट होगा वो भी समझ लो। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, अभी कोई भी किसी को लाइफ इंप्रिजनमेंट मिली है, उम्र कैद मिली है, अब वो जेल में है, सजा काट रहा है, और अंदर ही उसने किसी पर ऐसा कोई अपराध किया कि इंसान बस मरते मरते बच गया, या फिर इतनी चोट मार दी कि वह बच ही गया, तो ऐसे मामले में उसको अब लाइफ इंप्रिजनमेंट ना देकर उसको डेथ सेंटेंस दी जाएगी, और ऐसे मामले अब उसको डेथ पनिशमेंट की सजा मिलेगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं 307 आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई भी किसी भी तरह के सवाल आपके दिल में है, कमेंट बॉक्स में सवालों को पूछें। क्या हमसे जानना चाहते हैं, अपनी बातों को रखें। हो सकता है हमारे के सजेशन से आप अपने केस से बाहर निकल सकें। और कोई भी हमसे सलाह चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हम आपको उसके रिप्लाई जरूर करेंगे। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें, ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके। और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस हम आपके लेकर आ सकें सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।